इस बार सब्जी की खेती अच्छी हुई है। अगर मालिक सही रेट लगा दे तो इस साल हमें पैसों की दिक्कत ना हो। पर मेरा मन नहीं कर रहा इस बार सेठ को अपनी सब्जियां देने का। वो सब्जियों का आधा रेट देते हैं। इससे तो अच्छा मैं खुद बाजार या बड़ी दुकानों में जाकर रोज थोड़ी थोड़ी सब्जियां बेचूं। भैया, ये आइडिया भी बुरा नहीं है, पर मुझे डर लग रहा है। अगर बड़ी बड़ी दुकान वालों ने मुझसे सब्जी नहीं ली तो घर कैसे चलेगा। भैया आप फिक्र मत करो। माँ, आप बता रही थी ना एक मोहल्ला है जहाँ पर कोई भी सब्जी बेचने के लिए नहीं जाता, क्यों ना हम उस जगह पर सब्जी बेचने के लिए जाएं। वैसे भी ठंड का समय है, लोग बाजार जाने में आलस करते हैं। अगर सब्जी उनके घर जाकर कोई बेचे तो सब्जी वाले और मोहल्ले वाले दोनों का फायदा होगा। वो तो है बेटा, पर मैंने सुना है कि वहाँ पर सब्जियों की चोरी होती है। अगर 10,000 की सब्जियाँ बिकती हैं तो 1,000 रुपए की चोरी हो जाती है। हाँ माँ, आप ये भी तो देखो कि 9,000 का फायदा होगा। अगर हमने सेठ को सब्जी दी तो वो उसका आधा पैसा भी नहीं देगा हमें। ठीक है, तो आपसे विनोद जी दुकान में जाकर सब्जियां बेचेंगी और मैं और माँ जी उस मोहल्ले में, और तुम घर पर रहकर गोलू का ख्याल रखना। पर तुम गर्भवती हो। गर्भवती हूँ, इसीलिए तो काम करना चाहती हूँ। घर पर बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। इस तरह पूरा परिवार मिलकर एक फैसला लेता है और अगले दिन एक बड़ी सी टोकरी में विनोद कुछ सब्जियों को रखकर उन्हें दुकानों पर बेचने के लिए जाता है। तो वहीं शीला और शांति भी अपने ठेले पर गोभी, पालक, मूली, मिर्च, गाजर जैसी कुछ सब्जी लेकर उस मोहल्ले में जाती हैं। और जैसे ही वो अपनी सब्जी लेकर सब्जी चोरी करने वाले मोहल्ले में जाती हैं, जहां कुछ औरतें अपनी अपनी बालकनी पर खड़ी होकर मोहल्ले में सब्जी वाली को देख आपस में बात करती हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया। इस ठंड में हमारे मोहल्ले में भी कोई सब्जी वाली आई है। बस इस बेचारी की सब्जी चोरी ना हो। अगर इसकी भी सब्जी चोरी हो गई तो ये भी 2 दिन बाद सब्जी बेचना यहाँ पर छोड़ देगी। चलो बहन, नीचे जाकर सब्जी ले लेते हैं। वैसे भी मेरा 8वां महीना लग चुका है। अब मुझसे इतनी दूर सब्जी लेने के लिए बाजार नहीं जाया जाता। इसी बहाने मैं सब्जी भी ले लूंगी और उनको अपनी चोर मोहल्ले की सच्चाई भी बता दूंगी। मोहल्ले में नई सब्जी वाली सास बहू को देख मोहल्ले की सारी औरतें सब्जी लेने के लिए जमा हो जाती हैं। बहन, तुम भी गर्भवती हो और ऐसी हालत में इस ठंड में सब्जी बेचने के लिए आई हो। वैसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत। मैं भी गर्भवती हूँ ना। पर मैं आप दोनों को एक बात बता देती हूँ, इस मोहल्ले में कुछ सब्जी चोर औरतें हैं जो सब्जी चोरी करती हैं, तो थोड़ा संभल के सब्जियां बेचना। हम जानते हैं, पर फिर भी हमने यहाँ सब्जी बेचने का फैसला किया है। आप फिक्र मत कीजिए। क्योंकि उस मोहल्ले में कोई भी सब्जी वाला नहीं आता, इसलिए दोनों सास बहू के ठेले पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। और इस भीड़ में 2 हाथ उसके ठेले पर पहुंचते हैं और एक पन्नी जिसमें मिर्च भरा हुआ था वो गायब हो जाता है। और शाम को जब दोनों सास बहू सब्जी बेचकर घर जाने लगती हैं तो शीला अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमने ठेले पर 5 किलो मिर्च रखी थी, है ना? और जहाँ तक मुझे याद है हमने तो किसी को मिर्च बेची ही नहीं। तो हमारी मिर्ची की पन्नी कहाँ चली गई? बहू, लगता है किसी ने हमारी मिर्च चोरी कर ली है। बहू, हमें तो पहले से ही पता था कि वो मोहल्ला सब्जी चोर का मोहल्ला है। वहाँ सब्जियाँ चोरी की जाती हैं, पर ये फैसला भी तो हमारा ही था। इसलिए कल हम में से कोई एक सब्जी बेचेगा और कोई एक सब्जी पर नजर रखेगा, ताकि इस बार हमारी सब्जी चोरी ना हो। इस तरह दोनों सास बहू सब्जी बेचकर घर आती हैं और सारी बात अपने घर वालों को बताती हैं। जिस पर गोलू अपनी माँ और दादी से कहता है, मुझे साथ ले जाती तो कभी सब्जी चोरी ना होती। हाँ बेटा, तुम्हें इसलिए साथ नहीं ले जाते ताकि तुम पढ़ाई करो, हमारी तरह सब्जी बेचने का काम ना सीखो। चलो अब खाना खाकर पढ़ाई करना। इस तरह पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है और अगली सुबह दोनों सास बहू जल्दी सब्जी चोर मोहल्ले में जाती हैं और सुबह सुबह दोनों सास बहू को देख एक बार फिर उनके ठेले पर भीड़ जमा हो जाती है। अरे आज मोहल्ले में सुबह सुबह आ गई सब्जी बेचने, वो भी इतनी ठंड में। चलो अच्छा है कि आप मुझे 1 किलो आलू दे दो और मुझे 1 किलो पालक दे देना। टमाटर तो बड़े ताजा लग रहे हैं। आंटी, सारी सब्जियां ताजी हैं, हमारी खुद की सब्जियों की खेती है। इस तरह वहां खड़े सभी ग्राहक दोनों सास बहू से बातें करते हुए अपनी मर्जी से सब्जियां छांट कर लेते हैं। तभी 2 हाथ उनके ठेले पर बढ़ते हैं और कुछ आलू उठाकर झोले में डालते हैं। और जब दोनों सास बहू सब्जी बेचकर घर आती हैं तो विनोद अपनी माँ और बीवी से कहता है, माँ, 10 किलो आलू तुम्हारे ठेले पर और 10 किलो आलू मैंने अपने टोकरे में रखे थे बेचने के लिए, पर तुम तो बोल रही हो कि सिर्फ 5 किलो आलू बिके हैं, तो फिर बाकी के आलू कहाँ गए? ये आलू तो देखने में सिर्फ 2 किलो लग रहे हैं। माँ, लगता है फिर चोरी हो गई सब्जियों की। अगर इतनी ज्यादा सब्जियों की चोरी हुई तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा बहू, हमें छोड़ देना चाहिए वहां पर सब्जी बेचना।
नहीं माँ जी, मैं सब्जी बेचना वहाँ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि वहाँ अच्छी कमाई तो करेंगे ही, साथ ही हम उस चोर को पकड़ेंगे जो हमारी सब्जी चोरी कर रहा है। सब्जी चोर को पकड़ने के लिए अगले दिन जब शाम को कांपती हुई ठंड में कोहरे से घिरे मौसम में दोनों सास बहू सब्जी बेचने जाती हैं, तो उनके पास फिर से औरतों की भीड़ जमा हो जाती है और शीला अपनी परेशानी मोहल्ले की औरतों को बताती है। अरे बहन, समझ नहीं आता कौन है मोहल्ले में वो सब्जी चोर जो इतनी सारी सब्जियां चोरी कर लेते हैं। पर अगर तुम उन्हें पकड़ना चाहती हो तो इसमें हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, इसलिए मेरी मानो तो यहाँ की भीड़ को पहले हटाओ ताकि तुम्हारी सब्जी चोरी ना हो। तुम सही कह रही हो, माफ करना बहनों, पर आज मैं इस भीड़ में सब्जी नहीं दूंगी। आप सब लाइन लगाकर खड़ी हो जाओ, मैं एक एक करके सब्जी दूंगी, और जो भी यहाँ से सब्जी लेकर जाएगी मेरी सास पहले उसका थैला चेक करेंगी, क्योंकि हमारी बहुत सारी सब्जियां चोरी हो रही हैं। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने। आखिर तुम दोनों सास बहू इतनी ठंड में कांपती हुई कोहरे में सब्जी बेचने आती हो, अगर इतना नुकसान होगा तो घर कैसे चलाओगे? शीला की विनती पर सारी औरतें लाइन से लग जाती हैं, पर फिर भी शांति और शीला की सब्जियों की चोरी हो जाती है। और जब घर आकर वो लोग सब्जी तौलते हैं और हिसाब करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज 4 किलो टमाटर उनके चोरी हो चुके हैं। माँ, उस सब्जी चोर मोहल्ले में तो बहुत ही चालाक औरतें रहती है, उनको पकड़ने के लिए तो आपको जासूस रखना पड़ेगा। वैसे गोलू का आइडिया बुरा नहीं है। सभी को गोलू का आइडिया बहुत पसंद आता है और अगले दिन दोनों सास बहू माया और सिमरन से मदद मांगते हैं। और अगले दिन जब दोनों सास बहू की सब्जियों के पास औरतों की भीड़ जमा होती है तो उसमें माया और सिमरन अपने घर की खिड़कियों से दूरबीन के जरिए चोर पर नजर रखती हैं। और जैसी दो औरतें साथ मिलकर शीला और शांति की सब्जियां चोरी करके अपने थैले में सब्जी डालने जा रही होती हैं तो माया और सिमरन आकर उनका थैला छीन लेती हैं और सारी सब्जियां रोड पर गिराकर शीला और शांति से कहती हैं। और ये दो औरतें और कोई नहीं बल्कि सुमित्रा और रागिनी होती हैं। ये लो बहन, आज हमने इस सब्जी चोर गैंग को रंगे हाथ पकड़ ही लिया। आंटी रागिनी बहन, आप दोनों क्यों इतनी सब्जियां चोरी करती हैं? आपको शर्म नहीं आती? आपकी वजह से कोई भी हमारे मोहल्ले में सब्जी बेचने नहीं आता। आपकी वजह से मुझे इस हालत में इतनी दूर सब्जी लेने के लिए जाना पड़ता था, वो भी इस ठंड में। बेटा क्या करूं, अब आदत से मजबूर हो चुकी हूँ। पहले गरीब थी, खाने के लिए पैसे नहीं थे तो सब्जियां चोरी करती थी और यही आदत लग गई, और अब सब्जियों पर पैसा खर्चा करना फिजूल लगता है। पर माफ कर दो, अब मैं सब्जी चोरी नहीं करूंगी। बस मेरे घर वालों को ये बात पता मत चलने देना, वरना मेरी बहू लात मार के मुझे घर से निकाल देगी। मैं आप सबको क्या ही बताऊं, आप सबको तो पता है मेरे पति का स्वभाव, वो कितने कंजूस है। मुझे दिन के 100 रुपए देते हैं और कहते हैं कि मैं पूरे घर चलाऊं। भला आप ही बताओ, 100 रुपए में सब्जी आती है क्या? उनको खाना तो अच्छा चाहिए पर खाने में पैसे खर्च नहीं करने। अगर मैंने उनकी फरमाइश पूरी नहीं की तो मुझे मारते हैं, बस इसीलिए सब्जी चोरी करनी पड़ी मुझे। बहन, तुम दोनों ने जो भी किया बहुत गलत किया, और बहन अब तो आपके बेटे बहू हैं, ऐसी हरकतें करनी छोड़ दो। और बेटा तुम, अगर तुम्हारा पति मारता है, कम पैसे देता है, तो उसको बोलो कि वो खुद घर का सामान ला कर दे। जब वह बाहर सब्जी लेने जाएगा तब उसे आलू प्याज के भाव पता चलेंगे। हम अभी तो माफ कर रहे हैं, पर अगली बार हमारी सब्जी चोरी हुई तो हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे। उस दिन शांति और शीला अपनी सूझबूझ से और उस मोहल्ले की औरतों की मदद से असली चोर को पकड़ लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों चोरी करना छोड़ देती हैं और अब आराम से दोनों सास बहू उस मोहल्ले में सब्जियां बेचती हैं। अब तो बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं। सर्दियों के इन मौसम में साग और मक्के की रोटी खाने का तो मजा ही अलग होता है। अब मैं अपनी सास और अपने लिए और अपने पति के लिए साग और मक्के की रोटी बनाऊंगी। मेरे हाथ का बना हुआ साग और मक्के की रोटी खाकर मेरी सास तो खुशी हो जाएंगी। संजना बाजार जाती है और बाजार से ताजा ताजा साग कटवा कर लाती है और घर जाकर उसे चढ़ा देती है। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, जिसके चलते शकुंतला संजना के पास आकर पूछती है, अरे बहू क्या बना रही हो? मुझे तो साग पालक की खुशबू आ रही है। माँ जी, मैं साग और पालक ही बना रही हूँ। सर्दी आ रही है तो मैंने सोचा कि साग और मक्के की रोटी आपको बहुत अच्छी लगेगी खाने में। अरे वाह बहू, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तुम तो बहुत अच्छी बहू हो। भगवान ऐसी बहू हर घर में दे। शकुंतला ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है और अपना फोन उठाकर तुरंत अपनी चारों बेटियों को फोन करके ये खबर बताती है। अरे मेरी प्यारी बेटियों, तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी आज साग और मक्के की रोटी बना रही है। एक काम करो, जल्दी से सारे काम छोड़ो और आज घर पर साग और मक्के की रोटी खाने आ जाओ। अपनी बेटियों से फोन पर इतना कहकर शकुंतला फोन रख देती है और फिर रसोई में अपनी बहू संजना के पास आती है। बहू सुनो, मेरी चारों बेटियां भी आ रही हैं, उनके लिए भी थोड़ा साग और मक्के की रोटी बना लेना। ठीक है माँ जी, मैं उनके लिए भी साग और मक्के की रोटी बनाकर तैयार कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए।
संजना अपने ससुराल में पहली बार साग मक्के की रोटी बना रही थी। वो साग और मक्के की रोटी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी चारों नंद भी घर पर आ जाती हैं, जो साग और मक्के की रोटी खाने के लिए बेसब्र हो रही थी। क्या बात है, आज तो पूरे घर में साग और मक्के की रोटी की खुशबू फैल गई है। आज तो खाना खाने में मजा ही आ जाएगा। भाभी वैसे एक बात तो बताओ, जब हम इस घर के अंदर थी तब तो आपने कभी भी साग और मक्के की रोटी बनाई ही नहीं। आज अचानक से ये सूरज कहाँ से निकल आया? अरे ननन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी मौका ही नहीं मिला था इसलिए नहीं बनाया। लेकिन अब मौका भी है और दस्तूर भी है और ठंड भी है। तुम चिंता मत करो, बस आराम से बैठो, मैं गर्मा गर्म साग मक्के की रोटी बना कर लाती हूँ। संजना ऐसा कहकर रसोई से गर्मा गर्म साग कटोरियों में करके खाने की टेबल पर लगा देती है और इसी के साथ वो मक्के की गर्मा गर्म रोटियां मक्खन लगाकर अपनी चारों नंद को देती है। खाइए खाइए खाइए, अपनी भाभी के हाथों की बनी मक्के की रोटी और सरसों का साग खाइए। संजना के इतना कहने पर सभी नंद मुस्कुरा रही होती हैं और सभी बहुत प्यार से सरसों का साग और मक्के की रोटी खाती हैं। सभी को साग बहुत स्वादिष्ट लगता है, वो भी मक्के की रोटी के साथ। भाभी आपने तो कमाल ही कर दिया, इतना स्वादिष्ट साग बनाया है कि बस क्या बोलूं, मेरा तो मन कर रहा है बस खाती जाऊं खाती जाऊं। सच कहूं तो अब मैं ठंड में यहीं पर रहकर जाने वाली हूँ। आराम से रोजाना आपके हाथों का गर्मा गर्म साग और मक्के की रोटी खाऊंगी तो मजा ही आ जाएगा। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका जब तक दिल करे तब तक रुको यहाँ, ये आपका ही तो घर है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं रोजाना आपको साग और मक्के की रोटी बनाकर खिला सकती हूँ। अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है और चारों नंद अपनी भाभी के घर पर ही रुक जाती हैं। लेकिन चार नंद में से कोई भी ठंड में घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। चारों ही पलंग पर बैठी हुई बस खाती रहती हैं। इसी के चलते संजना रोज ठंड में कांपते हुए साग और मक्के की रोटी बनाती रहती है। अरे मैंने तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा भला मैंने इन्हीं साग और मक्के की रोटी बनाकर खिलाया, अब तो कोई मेरी मदद भी नहीं करवाता। मुझे अकेले ही रसोई में खड़े होकर ठंड में साग और मक्के की रोटी बनानी पड़ती है। संजना बहुत दुखी हो चुकी थी। शर्म के मारे वो अपनी चारों नंद से कुछ कह भी नहीं पा रही थी और इसी चीज का चारों नंद फायदा उठा रही थी। हमारी तो इस बार ठंड में मजे ही आ गए। मायके में आकर भाभी के हाथों का रोजाना गर्मा गर्म साग और मक्के की रोटी खाने को मिल रहे हैं। अरे हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, तभी तो हमें ऐसी भाभी मिली है। अब ठंड और भी ज्यादा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से चारों नंद देर रात तक जगी रहती हैं। एक दिन देर रात को चारों नंद को भूख लगती है। अरे मुझे तो आज बहुत जोरों से भूख लगी है, आधी रात हो रही है लेकिन खाने को घर में कुछ है भी नहीं। एक काम करते हैं, भाभी से साग और मक्के की रोटी बनवा लेते हैं। इस तरह चारों नंद अपनी भाभी के पास जाती हैं। भाभी उठो ना, भाभी हमें भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो। भाभी हमारे लिए साग और मक्के की रोटी बना दो प्लीज, हमें भूख लगी है। संजना नींद में उठती है और उसे बहुत ठंड लग रही होती है। अरे इतनी रात में आप लोगों को भूख लग रही है? हाँ भाभी प्लीज हमारे लिए साग और मक्के की रोटी बना दो। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम कहती हो तो बना देती हूँ। संजना ऐसा कहकर रसोई में आ जाती है, लेकिन उसे बहुत ठंड लगती है। कितनी ठंड हो रही है और मेरी ननद को अब साग और मक्के की रोटी खानी है। खुद तो सारे दिन आराम करती है और कोई काम नहीं करती, ऊपर से मुझे रात को भी नहीं छोड़ती। मैं तो अपनी ननद से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन ये बात मैं उन्हें कह भी नहीं सकती। संजना खुद से ऐसा कह रही होती है और साथ ही साथ मक्के की रोटी बनाकर आधी रात में अपनी चारों नंद को खिलाती है। चारों नंद आधी रात में साग और मक्के की रोटी खाकर आराम से सोने चली जाती हैं। अब ये उनका रोजाना का हो गया है। अब वो रोजाना आधी रात में अपनी भाभी को जगाने उनके कमरे में आती हैं और उनसे साग और मक्के की रोटी बनवाती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे संजना की तबीयत भी खराब होने लगती है। एक हफ्ता हो गया है और रोजाना मुझे आधी रात में साग और मक्के की रोटी बनानी पड़ रही है। कैसी किस्मत है मेरी। इस वक्त रसोई में आधी रात को शकुंतला आ जाती है और संजना की बातें सुन लेती है। अरे बहू ये क्या बोल रही हो, इतने दिनों से तुम रोजाना आधी रात को उठकर मेरी बेटियों के लिए साग और मक्के की रोटी बना रही हो। लग रहा है तुम्हें देखकर जैसे तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। हाँ माँ जी, लेकिन ननन जी को तो ये दिखता ही नहीं। कोई बात नहीं, अब जरूर दिखेगा। शकुंतला ऐसा कहकर अपनी बहू के कान में कुछ फुसफुसाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, संजना अपना बैग तैयार करके अपने मायके जाने के लिए रेडी हो जाती है। आप कहाँ जा रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ। मेरी माँ की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मैं उनकी थोड़ी सेवा कर दूंगी और थोड़ी तबीयत मेरी भी खराब है तो मैं अपना इलाज वहीं से करवा लूंगी। अगर भाभी चली जाएंगी तो रोजाना हमें आधी रात को साग और मक्के की रोटी बनाकर कौन देगा? इतने में शकुंतला कहती है, हाँ बहू तुम चली जाओ, तुम्हारा जाना जरूरी है। चारों बेटियां हैं तो यहाँ मेरी ये
रोजाना साग और मक्के की रोटी बना देंगी और मेरा ख्याल भी रखेंगी और घर भी संभाल लेंगी। शकुंतला के इतना कहने पर संजना चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही चारों बहनें एक दूसरे की तरफ देख रही होती हैं। अगर यहाँ पर रुकी तो रोजाना मुझे काम करना पड़ेगा ठंड में। अरे रोजाना साग और मक्के की रोटी कौन बनाएगा? मैं तो थक जाऊंगी। मुझे तो होगा ही नहीं इतना सारा काम, और इनमें से कोई करेगा भी नहीं, तो क्या फायदा यहाँ रुकने का। यहाँ भी काम में इतनी मेहनत करूंगी, इससे अच्छा तो मैं अपनी ससुराल ही न चली जाऊं। भाभी तो है भी नहीं यहाँ पर। क्या सोच रही हो तुम चारों? कुछ नहीं माँ, मैं तो यही सोच रही हूँ कि अपनी ससुराल चली जाती हूँ। काफी दिन हो गए हैं यहाँ अपने मायके में पड़े पड़े। और बहनों तुम क्या करोगी? यहाँ रुककर तुम भी चली जाओ। नंदिनी की बातों में तीनों बहनें भी हाँ मिला देती हैं। अब चारों बहनें अपना सामान पैक करके अपने ससुराल चली जाती हैं। उनके जाते ही शकुंतला अपनी बहू संजना को फोन करती है। बहू, मेरी चारों बेटियां चली गई हैं, अब तुम आ जाओ घर पर। इस तरह शकुंतला ने अपनी चारों बेटियों को उनके ससुराल वापस भेज दिया और अपनी बहू को घर वापस बुला लिया। ये सब शकुंतला का ही प्लान था। माँ जी, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। चारों ननद का चेहरा देखने लायक था। आपके प्लान ने तो उन्हें उनके ससुराल वापस भेज दिया। हाँ बहू, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। तुम भी तो किसी घर की बेटी हुई हो, और मेरे लिए तो बहू और बेटियां सब बराबर हैं। इसलिए मैंने उन्हें उनके ससुराल भेज दिया। अब तुम्हें आधी रात को साग मक्के की रोटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह संजना रोजाना अपनी सास और अपने लिए साग और मक्के की रोटी बनाकर खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही क्या आपको भी सर्दियों में रोज रोज साग और मक्के की रोटी खाना पसंद है?